हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 27 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम संडे के इस न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। ये हमारा संडे का फर्स्ट वीडियो होगा। मंडे टू सैटरडे तो देखो आपको एडिटोरियल और जो न्यूज़ एक्सप्लेन पेज है वो सारा मिलता ही था। अब आज से संडे का भी स्टार्ट कर रहे हैं, पर एक थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मैं खुद के लिए रखना चाह रहा हूँ। वो ये कि संडे की न्यूज़ हो सकता है आपको शाम तक मिले। ठीक है, कोशिश तो ये रहेगी कि रूटीन वही हो कि आपको 8 बजे तक एक वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगा, पर फिर भी मान लो संडे होता है तो एक दिन तो मेरे को भी चाहिए ना ब्रेक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि पूरे दिन में कहीं मिले, पर मिलेगी डेफिनेटली अब आपको न्यूज़। मतलब पूरे वीक को हम कवर करने वाले हैं अब, मंडे टू संडे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हम देखने वाले हैं क्वाड में जो बातचीत हो रही है वैक्सीन को लेकर के, उससे रिलेटेड। दूसरा हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम, उनके द्वारा क्या बात कही जा रही है आर्टिकल 370 को छोड़ करके बाकी आर्टिकल 371 में क्या क्या प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर को कुछ ऑटोनॉमी दी जा सकती है। जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा फिर पेज नंबर 3 पे हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कीर्ति चक्र विनर की विडो, मतलब उसकी विधवा को जो एन्यूटी मिलनी चाहिए 13,000 समथिंग रुपए मिलने का था, तो उसने दूसरी शादी कर ली, तो ऐसे में उसको जो मिलता है उसके पति के नाम पर। ठीक है, कीर्ति चक्र विनर, मान लो कोई इंडिविजुअल है जो शहीद हो गया और उसकी वाइफ, ठीक है, विडो हो गई। अब उसको क्या है, उस कीर्ति चक्र की जो एन्यूटी है वो मिलती रहेगी कंटिन्यू। ठीक है, अब इस विडो ने दूसरी शादी कर ली, रीमैरिज कर ली, तो ऐसे में उसको ये एन्यूटी डिसकंटिन्यू करना। इस मुद्दे को लेकर के पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि हम रिव्यू करेंगे एक बार पॉलिसी को। तो मुद्दा जब डिटेल में देखेंगे और समझ में आएगा आपको। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक तो ये कि पाकिस्तान के चीफ प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ में यूएसए के जैसे रिलेशन है उस तरीके के रिलेशन हम यूएसए के साथ में बनाना चाहते हैं। देखेंगे क्या क्या अपनी तरफ से बोला जा रहा है यहाँ पर इनके द्वारा। फिर चलते हैं इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे हम देखो एक तो समरी ले लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ जो है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ हैं उनके अकाउंटिंग को लेकर के जो नई गाइडलाइंस डिक्लेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा, तो वो देखेंगे क्या है। और एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कि हमने देखा था एक साइबर अटैक हुआ था माइक्रोसॉफ्ट और सोलरविंड्स पे। ठीक है, तो बोले कि अभी यूज़र्स का डेटा या फिर कुछ कस्टमर्स का डेटा या कुछ कंपनियां जो कि माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंट है उसको भी, उसका डेटा भी कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक बार देख लेंगे। बाकी तो इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट जिसको हम देखें, एक बार बस नज़र डाल देंगे। एक ये आईएमएफ वाला भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसमें भी क्या है। चलिए डिस्कशन को डिटेल में लेते हैं। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि जो पहले डेडलाइन फिक्स की गई थी क्वाड ग्रुप के द्वारा कि 2022 एंड तक 1 बिलियन वैक्सीन शॉट्स अवेल कराए जाएंगे, मतलब प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे चारों कंट्रीज़ के द्वारा मिलके। अब उसको प्रीपोन्ड कर दिया है और टारगेट ले लिया है कि दिसंबर 2021 तक ही हम पूरा जो रिक्वायरमेंट है, जितना टारगेट है 1 बिलियन डोसेस का, वो कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली सेकेंड वेव के टाइम पे हमें पता है कितनी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में थोड़ा सा स्पीड अप किया जा रहा है। तो G20 मीटिंग होने वाली है देखो, ठीक है, नेक्स्ट वीक की। तो उस मीटिंग में ही साइडलाइंस में बातचीत करेंगे क्वाड लीडर्स। क्वाड में आपको पता है 4 कंट्रीज़ हैं, जिनमें एक है यूएसए, एक है जापान, एक है इंडिया, एक है ऑस्ट्रेलिया। तो वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर के जो एक एग्रीमेंट हुआ है इन चारों कंट्रीज़ में, उसमें सिंपल सा ये है कि इंडिया है वो तो देखो मैन्युफैक्चर करेगा वैक्सीन को, और वैक्सीन की टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से, यूएसए से। जापान है वो फंडिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे करके ये चारों कंट्रीज़ अपनी अपनी ड्यूटीज़ लेकर के और फिर इस क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टारगेट क्या है, 1 बिलियन डोजेज जो हैं वो 2021 के दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी, सप्लाई चेन में ला दी जाएगी। तो ये 4 कंट्रीज़ आप जानते ही हो, ठीक है, ये मेन चीज़ थी। इसके अलावा अगर देखो तो G20 कंट्रीज़ की अभी जो समिट होने वाली है नेक्स्ट वीक, वो देखो होगी कहाँ पे, इटली में। और इटली में ही ये चारों कंट्रीज़ फिर वहाँ पर इनके लीडर्स जो हैं वो बातचीत करेंगे। मेनली जो बातचीत करने वाले हैं, देखो शुरुआत तो होगी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में बातचीत को लेकर के। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन आ गए आपके लिए, एक तो क्वाड से रिलेटेड डिटेल आप पढ़ोगे, एक आप G20 से रिलेटेड डिटेल आप पढ़ोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे दूसरी न्यूज़ है कि आर्टिकल 371 को यूज़ किया जा सकता है अगर जम्मू एंड कश्मीर को
स्पेशल राइट्स देने की बात अगर करी जाए तो देखो आर्टिकल 370 को तो एब्रोगेट किया जा चुका, हमें पता है 5 अगस्त 2019 को। तो ऐसे में ये तो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा हो गया और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है बहुत सारी। तो उस पर बोले उस पर तो सजेशन करना है, उस पर जो डिबेट है वो करना बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। तरीका क्या हो सकता है अभी कि आर्टिकल 371 जिसमें बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है आप देख सकते हो, आर्टिकल 37 नागालैंड हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ ऑटोनॉमी दी हुई है आर्टिकल 371 में। बोला आर्टिकल 371 के प्रोविजंस को एक्सटेंड करके जम्मू कश्मीर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 370 के ऊपर तो देखो सारे जो लीडर्स हैं, केवल महबूबा मुफ्ती पीडीपी की जो लीडर हैं उनके अलावा बाकी सब लोगों ने आर्टिकल 370 पे कोई बातचीत करने की शुरुआत नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल करेंगे वो चीज़ फिर उस हिसाब से फाइनल होगी। ओके, तो इसी तरीके से ये चीज़ बताई जा रही है। हमें ये पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसमें आर्टिकल 370 को तो एब्रोगेट कर दिया गया, पर एक चीज़ वहाँ पर दूसरा एक्ट और था जिसका नाम था आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि डोमिसाइल राइट्स दिए जाते हैं कि हाँ आप मूल निवासी कहाँ के हो उसके हिसाब से, और परमानेंट रेजिडेंट के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कुछ कंडीशन प्रोवाइड की गई थी कि हाँ आपके यहाँ पर जो एक तरीके के आप कहाँ के सिटीजन हो उस चीज़ को, आप रेजिडेंट कहाँ के हो, उनको एक एडिशनल वहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा था दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे में इन दोनों को एब्रोगेट कर दिया। तो बोला गया कि आर्टिकल 370 तो चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मुद्दा फंसा पड़ा है, और आर्टिकल 35A के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए थे ना परमानेंट रेजिडेंट्स को, या डोमिसाइल राइट्स जो दिए हुए थे, मूल अधिकार, मूल निवास के आधार पर जो अधिकार दिए हुए थे, उनके लिए प्रोविजन किया जा सकता है आर्टिकल 371 में, जम्मू कश्मीर के लिए भी एक्सटेंशन करके, ठीक है। और एक चीज़ और बताई जा रही है आगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें आर्टिकल 3 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सीधा ये कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई है कि किसी भी एरिया को यूनियन टेरिटरी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे में एक स्टेट को ही आप यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दोगे डिवाइडिंग इन टू पर्टिकुलर पार्ट्स, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके और फिर बाद में बना दिया गया क्या, दोनों को यूटीज। बोले कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। वजह कि यूटी बनाई अभी तक गई है ना जितनी बार भी, वो स्टेट का कोई हिस्सा निकाल करके फिर यूटी बनाई गई है। एक स्टेट को डिवाइड करके और फिर बाद में 2 यूटीज बना दे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारे होम मिनिस्टर ने जब ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जब आया था तो उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जल्दी से जल्दी रिस्टोर करेंगे। और बाकी आपको पता ही है कि कंसेंसस या फिर कह सकते हो बातचीत जो हो रही है उसमें एक लाइन ये निकल के आ रही है कि पहले डिलिमिटेशन हो, फिर इलेक्शन हो, फिर स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाएगी अप्रोप्रिएट टाइम आते ही। तो ये मुद्दा है सारा, ठीक है। और ये जो सजेशन देना आर्टिकल 371 में चेंजेस लाने की, ये बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं पहले, बेग करके नाम है इनका, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और ये जो सारी डिटेल है उन्हीं से रिलेटेड है। बाकी जम्मू कश्मीर में ये जा चुके हैं, जो लीडर्स आए थे ना बातचीत करने के लिए, ये बातचीत करके जा चुके हैं और वहाँ पर ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई है कि कीर्ति चक्र विनर की विडो को आप कैसे एन्युटी डिनाई कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी कब, जब उसने रीमैरिज कर ली। तो देखो कीर्ति चक्र की अगर बात करें तो ये पीसफुल टाइम्स में सबसे बड़ा अवार्ड है अपने आप में, जो एक गैलेंट्री अवार्ड है। देखो यहाँ पे नेशनल सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो कि दिया जाता है पीस टाइम पे, ठीक है। अब ये अवार्ड दिया गया था मेजर रमन दादा के द्वारा, दादा को, ठीक है, मेजर रमन दादा को, और उनकी वाइफ है जिनका नाम है अंजनी दादा। होता क्या है जी कि ये 11th सिख बटालियन रेजिमेंट में थे, ठीक है, 11th बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट, जिनकी डेथ हो जाती है मई 1999 में। डेथ तो क्या, शहीदी होती है, मार्टीर होते हैं ये, जब इन्होंने सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ असम के अंदर मिलिटेंट्स के साथ में हाथापाई हुई थी इनके ग्रुप की, और उसमें इन्होंने अकेले ने 3 मिलिटेंट्स को मारा था, पर खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसे में फिर इनकी डेथ हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। तब इनको कीर्ति चक्र दिया जाता है 15 अगस्त 1999 को। तो ऐसे में इसमें क्या था कि अंजनी दादा जो इनकी वाइफ हैं, उनको क्या होता है, विडो जो हो चुकी थी, उनको महीने के 13,860 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 2005 तक आते आते अपनी दूसरी शादी कर ली, इन्होंने रीमैरी कर लिया। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है यहाँ, फिर जैसे इन्होंने रीमैरी किया तो उसके बाद में इनकी ये जो एन्युटी मिल रही थी वो क्या हो गई, बंद, ठीक है।
अब होता क्या है, 2011 में जो दूसरी शादी इन्होंने की थी अंजनी डाडा ने, तो ये देखो आप यहाँ पर कि उनका डाइवोर्स हो जाता है 2011 में। 6 साल उनकी शादी चलती है। अब अंजनी डाडा को फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत, तो ऐसी परिस्थितियों में एक तो क्या है कि जो मेजर डाडा थे या उनका एक बेटा, ठीक है, और ये जो दूसरी शादी हुई 2005 वाली, इसके बाद में इनके एक बेटी, तो ऐसे एक बेटी और एक बेटा, ये 2 हो गए। अब ऐसे में इन्होंने फिर बाद में अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर जालंधर को कि भाई आप हमें कॉम्पनसेट करो और जो हमें एन्युटी मिल रही थी उसको रीस्टोर करो। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू आ गया है। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से बातचीत करने की कोशिश ये लगातार कर रही थी, बट अल्टीमेटली बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि ज़रूर मैं इस पूरी पॉलिसी को रिव्यू करूँगा। इसके पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक केस है, उसमें जजमेंट में उन्होंने 2013 में ये कहा था कि आप एक चीज़ कैसे भूल सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि हमारे यहाँ पर हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1886 अवेलेबल है, जिसमें विडोज के राइट प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिससे कि अगर वो शादी कर लेती हैं, दूसरी शादी भी कर लेती हैं, है ना, हिंदू रीमैरिज एक्ट में, तो उनके अधिकार जो है प्रॉपर्टी पे जो पहले से बनते आए हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट टू मनी और राइट टू प्रॉपर्टी दोनों के दोनों आर्टिकल 300A में हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो बोला आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो। अब वही बात है कि कीर्ति चक्र अवॉर्डी की विडो को ये फैसिलिटी अब रिज्यूम होगी या नहीं, ये डिसाइड होगा, अब रिव्यू किया जाएगा। तो ये है पूरा मुद्दा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो तो देखो पाकिस्तान की तरफ से है कि इमरान खान ये चाह रहे हैं कि हम यूएसए के साथ में, मतलब पाकिस्तान यूएसए के साथ में सिविलाइज्ड टाइज रखे, रिलेशनशिप रखे, जैसे कि यूएस और इंडिया के हैं। देखो अभी तक तो क्या था, रिलेशनशिप ऐसी थी इनकी, मिलिट्री टाइज ज़्यादा थे, ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का दबदबा बढ़ा उसका रिजल्ट ये रहा कि 2001 में यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन सिटी में भी वहाँ पे अटैक हुआ था, जो प्लेन्स हैं वो क्रैश करा दिए गए थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। तो ऐसे में यूएसए ने शुरू किया था वॉर एंड ऑन टेरर। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान को एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई अच्छा वायबल ऑप्शन बनता नहीं है, तो इसके चलते पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप अच्छी। नंबर 2, उसके पहले से जो एक प्री कंडीशन बनी आ रही थी वो ये थी कि यूएसएसआर का एक तरीके से हस्तक्षेप शुरू हो चुका था, इन्वॉल्वमेंट हो रहा था कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो उस टाइम पे देखो कोल्ड वॉर चल रहा था, 1980s की बात है, 1979-80s की बात है। तो उस परिस्थिति में यूएसएसआर को भगाना चाह रहा था, तो वहाँ पर पाकिस्तान से बढ़िया कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट कर दिया। तो इमरान खान के स्टेटमेंट बार बार आते रहते हैं कि हमने जो अब यूएसए को सपोर्ट किया उसका हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है, पर हम अब यूएसए के साथ में सिविलियन रिलेशनशिप चाहते हैं, सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसे नहीं कि मिलिट्री रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, इवन हैंडेड, कि हाँ दोनों तरफ से बराबर की इज्जत मिले, जैसे कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन अभी चल रहे हैं। चलो गनीमत सीख रहा है कुछ। दूसरी चीज़ कि जब मैंने ऑफिस अज्यूम किया था, मैं प्राइम मिनिस्टर बना था, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात भी की थी कि हम नॉर्मल रिलेशनशिप की तरफ चलें, पर परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ी कि रिवाइवल कभी हो ही नहीं पाया। खैर फिर भी हमने डायलॉग्स के बेसिस पे बहुत कुछ अभी ठीक किया, जैसे अभी आप देख रहे हो सीज फायर ऑब्जर्वेशन, एक तरीके से सीज फायर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अक्रॉस एलओसी बाय बोथ ऑफ द कंट्रीज, पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, तो ऐसी परिस्थितियां हो गई। दूसरा, अफगानिस्तान के जो काउंटर पार्ट है प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो भी अब देखो वाइट हाउस गए हुए हैं, वो भी डिमांड ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप विड्रॉ तो कर रहे हो, क्योंकि यूएसए के ट्रूप्स है ना, वो देखो यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट न्यूज़ यही है, अफगानिस्तान से यूएस और नेटो के ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको एक अश्योरेंस चाहिए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको सहायता जो मिल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, पर हाँ अब हमारे सोल्जर्स की बजाय अफगानिस्तान के सोल्जर्स ही अगर फाइट करें तो ठीक रहेगा। और उसके लिए ट्रेनिंग देखो कतर में दी जा रही है, ये आपको ध्यान होगा, हम रिपोर्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो और कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लग नहीं रही है जिसको हमें डिस्कस करना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर के टाइम पे एक ब्लैक इंडिविजुअल जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के पीछे हाथ होता है इस पुलिस ऑफिसर का जिसका नाम है ऑफिसर डेरेक चेवियन, ठीक है। अब इनको पनिशमेंट दी गई है 22.5 साल की जेल,
ठीक है। अब देखो यार, एक चीज़ आती है बार बार रिलीजन के नाम पे, कल परसों हमने एक आर्टिकल भी देखा था कि रिलीजन के नाम पे तो देखो इंडिया, पाकिस्तान, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक गैप। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखोगे ना, वहाँ पर रेस को लेके आता है वाइट और ब्लैक, वाइट ब्लैक एंड कलर्ड। कलर्ड का मतलब अपने जैसे जो लोग होते हैं ना, चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, अपना वाइट भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है। ब्लैक नेग्रेटोज, निग्रोज होता है, नेग्रेटोज जो होते हैं, और वाइट होते हैं ये सारे के सारे और जो वेस्टर्न कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली इन कलर को लेकर के फिर बाद में वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे यहाँ पर रिलीजन को लेकर के मुद्दे चलते रहते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कलर को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर न्यूज़ की बात करें तो देखो, एक न्यूज़ तो ये है कि जो लगातार हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, अब उस पर एक बार ब्रेक लग गया है। देखो, जून 11 2021 को हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था लगभग 608 बिलियन डॉलर्स का, जो कि जून 18 को घट के कितना हो गया, 603 बिलियन डॉलर्स का। अब इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ पर होता है, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है वो आप देख सकते हो, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट जैसे डॉलर हो गई या फिर स्टर्लिंग पाउंड हो गया, यूरो हो गया, उनका अगर देखें तो पहले वॉल्यूम कितना था 11 जून को, 563 बिलियन, जो कि घट के 561 बिलियन हो गया। गोल्ड रिजर्व्स की बात करो तो अभी कितना चल रहा है, लगभग 35,931 डॉलर्स का। इसी तरीके से एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ की करेंसी है। करेंसी तो क्या, एक तरीके से बहुत सारी करेंसीज को मिला करके एक फाइनली एक कह सकते हैं कि एवरेज निकाली हुई एक आइकॉनिक करेंसी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सिंबॉलिक करेंसी। तो एसडीआर की बात करूँ तो 1499 है, और रिजर्व ट्रेंचेज पोजीशन की बात करें और जो रिसोर्सेज और जो एसेट्स हैं उनकी बात करें तो 4,965 डॉलर्स। तो ओवरऑल कितना है अभी, 603 बिलियन डॉलर्स, जबकि पहले कितना था, 608, 7 दिन के अंदर इतना। तो मतलब ये हो गया कि जो इंक्रीज हो रहा था वो अभी एक बार ब्रेक लग गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया आप इंटरनेशनली ट्रेड करते हो तो किस करेंसी में करते हो, रिजर्व का मतलब आपके पास में कितना स्टोर किया हुआ है। ओके, ये नाम है। आगे चलते हैं। फिर आगे जो न्यूज़ है वो ये कि अभी जो अकाउंटिंग नॉर्म्स अभी रिलीज किए गए हैं स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए, तो इससे क्या होगा, इनको एग्जम्पशन बहुत मिल रही है, वाइडर थ्रेशोल्ड कि ये इजीली अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, ज़्यादा कंप्लाइंसेस की इशू नहीं रहेंगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप ही प्रोमोट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा अभी जो रूल्स रिलीज हुए हैं, उन रूल्स का अगर बात करूँ तो ये देखो, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2021, इसमें बहुत सारी छूट दी जा रही है। और ये जो एसएमसीज हैं, इसका मतलब हो गया स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज, इनकी अब एम्बिट को भी इंक्रीज कर दिया है। मतलब इनकी डेफिनेशन में अब दूसरी कंपनीज भी आनी शुरू कर देंगी। पहले तो क्या था कि जो कंपनी 50 करोड़ तक का टेन्योर था, टर्नओवर था, ठीक है, 1 साल का, उन कंपनियों को ही एसएमसी बोला जाता था। अब इस 50 करोड़ को बढ़ा करके 250 करोड़ रुपए कर दिया। तो ऐसे में और कंपनी आएंगी इस थ्रेशोल्ड में। दूसरा, इन कंपनियों की जो बोरोइंग थ्रेशोल्ड, उधार लेने की जो क्षमता है, वो पहले 10 करोड़ तक ही लिमिटेड थी, अब बढ़ा करके इसको 50 करोड़ कर दिया। तो एक तो देखो, उधार ले पाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगी। इसके अलावा एसएमसीज की बात करें तो जो एग्जम्पशन, जो छूट दी हुई है, उन छूट में भी बहुत सारी और छूटें एडिशन कर दी गई है ना। जैसे कि मानो आप कि रेगुलेटरी फिलिंग्स हैं, कि मान लो कोई फाइल करना है, इनकम कितनी है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टर्नओवर कितना है, वो डिटेल्स उनको फाइल करनी होती है, तो वहाँ पर भी इनको एग्जम्पशंस दिए जा रहे हैं, छूट दी जा रही है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा इनको। अच्छा, एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंश्योरेंस कंपनीज या लिस्टेड कंपनीज जो कि शेयर रिलीज करके बैठी हुई है, वो कंपनीज एसएमसीज की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, वो कंपनियां जो कि किसी एक बड़ी कंपनी की सब्सिडियरी है, मतलब पेरेंट कंपनी तो है बहुत बड़ी, जैसे अमेजोन है, उसने कोई छोटी कंपनी खोल ली अपनी, तो इसका मतलब वो छोटी कंपनी क्या इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में सभी कंपनियां इस एम्बिट में नहीं आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ हाँ विल बी कंसिडर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ एसएमसीज। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? न तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी नहीं है, और दूसरा अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है जो कि उसकी पेरेंट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऐसे में वो इंक्लूड नहीं होंगे। ध्यान रखें आप। एग्जम्पशंस की बात करें तो बहुत सारे एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं।
अगर छूट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको कंप्लीटली छूट दे दी गई है एसएमसीज को कि वो कैश फ्लो के बारे में जो भी स्टेटमेंट उनको फाइल करने होते हैं अब उनको नहीं देनी पड़ेगी ये डिटेल्स कि कैश कितना फ्लो हो रहा है, बस उनको फाइनल टर्नओवर की डिटेल है वो देनी है। इसके अलावा सेगमेंटल ब्रेकअप्स की बात करें, ठीक है, कि हाँ कौन कौन से सेगमेंट में किस पर्टिकुलर गुड्स को आपने बेचा, कितनी सर्विसेज में, एक एक डिवाइड करके वो चीज़ें टेंशन इनकी ख़त्म। इसके अलावा ये पार्शियल रिपोर्टिंग या कंप्लीट रिपोर्टिंग की तरफ जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसी भी हैं कि उनके अंदर इनको पार्शियल एग्जाम्पशन दिए हैं, कुछ कंप्लीट भी दिए हैं। अब ये कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल है, आप देखना चाहो तो एक बार रीडिंग मार लेना कि क्या क्या इनको जैसे मान लो कि एम्प्लॉयज़ हैं उनसे संबंधित इनकी डिटेल्स क्या हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना उनको आप सैलरी देते हो, क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, वो सारी चीज़ें भी इनको देनी हो तो उनको पार्शियल मैनर में प्रोवाइड करनी है, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन जो इनके ऊपर है कंपनियों पे, छोटी कंपनियों पे, वो उनमें रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अर्निंग्स की बात करें तो उसमें भी कितना क्या चेंजेस किया जा रहा है, जैसे मान लो कि सिक्योरिटीज़ को इन्होंने अपनी लॉन्च कर रखी है, ठीक है। सिक्योरिटीज या शेयर्स की बात करें, जैसे कि आप नॉर्मली बात कर लो बॉन्ड्स की, वो अगर ये रिलीज़ करें तो उससे संबंधित डिटेल्स को भी इनको मतलब उनमें भी आराम से ये फ्लेक्सिबली मार्केट से पैसा उठा सकती हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर्स की बात आ रही है तो लिस्टेड कंपनीज़ की बात है, वो ध्यान रखना, नॉर्मल कंपनीज़ हैं वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। एसएमसी की डेफिनेशन को आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट तो देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा ही, और तो बाकी देखो इनको छूट क्या दी गई है वो चीज़ें बताई हुई है, आप एक बार नज़र डाल लोगे और समझ में आ जाएगा ढंग से, ओके। और फ़ायदा क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं INDAS, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली INDAS न्यूज़ में था, ये क्या है, तो आप बता दोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रिलीज़ किए हुए हैं। अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनली जो भी अभी स्टैंडर्ड यूज होता है ना अकाउंटिंग के लिए, वो ही उन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स पड़ते हैं। तो ऐसे में अभी क्या है, ये जो नई रिलैक्सेशन दी गई है ना एसएमसीज को, ये थोड़ा सा इनके लिए इजी रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं रहेगा, क्योंकि लार्जर कंपनीज के पास में देखो बहुत सारा एसेट होता है और उनके पास में तो बहुत सारा स्कोप रहता है बेनिफिट, या फिर जो भी काम करवाने के लिए अलग से इंडिविजुअल्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं, बट छोटी कंपनियों में देखो इतनी मैन पावर को वो अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ऐसे में उनको थोड़ा ईज प्रोवाइड करने के लिए ये चेंजेस लाए गए हैं एसएमसीज को, ठीक है। तो नोटिफाई तो पहले देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो दिसंबर 2006 में आया, फिर टाइम पे अमेंडमेंट भी कर दिए गए, और ऐसे में इन एसएमसीज को रेगुलेट करने वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन एसएमसीज के द्वारा फॉलो करना होता है, वो थोड़े से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ईजी पड़ते हैं, तो बोलो कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है, तो फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये बात देखोगे, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट है IMF के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रिजर्व को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। रिजर्व का मतलब मैंने आपको बताया था, अभी हमने देखा ना SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये देखिए यहाँ पे, ये IMF की खुद की रिजर्व करेंसी है, ठीक है। इसका वैसे ये करेंसी, रिजर्व करेंसी कैसे, डॉलर आ गए, गोल्ड आ गया, युआन आ गया, येन आ गया, जो भी करेंसीज हैं, रुपया आ गया, इसका फिर ऑल ओवर एवरेज निकाला जाता है कि हाँ जी ये एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, पूरा एवरेज तो क्या एक फॉर्मूला बेस पे कैलकुलेशन होती है, फिर इस IMF की करेंसी जिसको SDR बोला जाता है उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है, कोई भी अगर कंट्री SDR के तौर पे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा रखता है, जैसे इंडिया की हमने अभी बात की, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो रिकग्निशन उसको प्रॉपर मिलेगा। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी इन ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक कह सकते हैं ना, इसको एक ऑर्डर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ऐसे में देखो $650 बिलियन का एक्सपेंशन करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी के लिए ये आर्टिकल आया है, और G7 कंट्रीज ने अपनी तरफ से पहले ही इस चीज़ के बारे में बोल दिया कि IMF की जो इमरजेंसी रिजर्व है उसको हम एक्सपेंड करना है, और उसमें हम $100 बिलियन तक का पैसा और डालेंगे, जिससे कि जो वल्नरेबल कंट्रीज है, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत मुश्किलें आई, हमें पता है। आज इंडिया जैसा बड़ा कंट्री अगर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, तो छोटे देशों में तो हाल और भी बुरे हो रहे हैं। और अगर बात की जाए इन दूसरे कंट्रीज़ की जहाँ पे सिविल वॉर हो रहे हैं, यमन की बात करो, सूडान की बात करो, सीरिया की बात करो, यहाँ तो और ही बुरे हाल हो रहे हैं। तो ऐसे में बोले परिस्थितियाँ थोड़ी हमें समझ के आगे चलने की ज़रूरत है, ओके। ये हो गया, ये तो होगी डिटेल। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा समरी वाला पॉइंट। इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ और है कि
अभी IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पोर्टल से बाई मिस्टेक कुछ डेटा लीक हो गया, जिसमें जिन कंपनियों के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है, मान लो कोई कंपनी है, उसने उधार लिया, उधार चुका नहीं पा रही है और इस कंपनी का रेजोल्यूशन हो रहा है IBC के तहत। IBC का मतलब हो गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत। तो वो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से रिलेटेड डेटा है वो हो गया लीक, और ये चीज़ एडमिट की गई है IBBI के द्वारा कि गलती हुई है हमसे कि जिन कंपनियों में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हमने शुरू कर दिया वहाँ पर डेटा ब्रीच हो गया, और उस डेटा का मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना हमारे लिए चिंता की बात है, और हम इस चीज़ को जल्दी ही ठीक कर लेंगे। तो ऐसे में जिन कंपनियों की ये जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें उस कंपनी को या तो दूसरी कंपनी को बेच दिया जाएगा, या बिडिंग होगी, या मैनेजमेंट चेंज कर दिया जाएगा, कुछ भी हो चेंजेस, ठीक है। तो बोलो उस कंपनी में काम करने वाले जो वर्कमैन हैं, तो उनके आधार और पैन कार्ड के डेटा थोड़ा सा पब्लिक में डोमेन हो गए। बोले ये हमारी खुद की मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, जल्दी करेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल आ जाता है फिर ये, ठीक है। दूसरा एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, देखो माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा कि जो अभी रिसेंट अटैक हुआ था, साइबर अटैक, ठीक है, और अटैक करने वाले एंटिटी का नाम दिया जा रहा है नेबेलियम, ठीक है। इसने माइक्रोसॉफ्ट और सोलरविंड्स इनके ऊपर इनके डेटा को ब्रीच किया था। ये मान लो लगभग 1-2 महीने पहले की न्यूज़ है। एक्सप्लेन पेज पे इसके बारे में हमने डिटेल भी डिस्कस की थी। तो ये बोला कि ये इससे पहले तो डाउट ये हुआ था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि रशियन गवर्नमेंट की बैकिंग है, पर फिर इनसे जब और बातचीत की गई तो इन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा कोई टारगेट ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम कोई नॉर्मल जो वेलफेयर वाले काम हो रहे हैं उनके अंदर परेशानी नहीं पैदा करते, जैसे NGOs हैं या फिर कोई भी सिविल सोसाइटी का काम है, वहाँ पर हम नहीं मांगते। ये हमारा काम है फिरौती मांगना, और हॉस्पिटल्स में इनमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरीके से रॉबिन हुड वाले हो गए, ऑनलाइन रॉबिन हुड लोग, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि और भी जो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंट दूसरी जो कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड जो कस्टमर सर्विस एजेंट्स हैं ना, जैसे BPOs होते हैं, बोला उनके डेटा पर को भी ब्रीच हुआ है। ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ की है। बाकी तो देखो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक छोटी सी न्यूज़ और है, वो आप देख लो यहाँ पे। पैराग्वे, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, ये सारे। तो पैराग्वे ने का एक चांस बन रहा है कि अल सल्वाडोर ने तो देखो बिटकॉइन को अपनी करेंसी डिक्लेयर कर दी है। अब ये है कि क्या पैराग्वे भी इस चीज़ को अपनी इसी तरीके से अपनी खुद की लीगल टेंडर डिक्लेयर करने वाला है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो देखेंगे, टाइम बताएगा, कुछ क्लियर नहीं है, अभी कह नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। तो देखो डिस्कशन में इतना ही है, और बाकी आप देख लेना न्यूज़पेपर, आपको सुबह कल ही मिल ही जाएगा। थैंक यू।